Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to our session Polity through MCQs. So as you all know, this is our fourth class. इससे पहले 3 classes हो चुकी है जिसमें हम previous year जो MCQs आए हैं prelims में polity से related उन्हें discuss कर रहे हैं. So we have already discussed 2022 prelims questions regarding polity. अभी हमारा चल रहा है 2021. इसका एक पार्ट आ चुका है. दिस इज पार्ट 2 एंड लेटर ऑन विल फोकस ऑन दी अदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, सो ये जो सीरीज है ये स्पेशली फोकस करती है जो इस बार 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उन एस्पिरेंट्स पे, प्लस जो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. सो बिफोर स्टार्टिंग, there's an important announcement to make. On 16th April 2023, Prince Civil Services, a premier institute where you can prepare for civil services, is conducting an online examination. It will be a scholarship cum admission test. तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज गो एंड रजिस्टर. दिस इज द लिंक. यू कैन गो ऑन दिस लिंक एंड रजिस्टर फॉर द टेस्ट. ये उनके लिए है जो 12th पास कर चुके हैं इस बार, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं और कॉलेज के साथ ही प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, ये उन पे फोकस करेगा. सो अगर आप 12th पास कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ रजिस्टर. अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द कॉलेज, देन यू कैन रेकमेंड देम. चलिए, तो हम आते हैं आप आज के वीडियो पे. नाउ we are going to focus on 2021 prelims. It is part 2. So polity के already ये part 1 हम cover कर चुके हैं. उसके अंदर 6 questions हमने solve किए थे. I told you that in 2021 जो यूपीएससी prelims हुआ था इसमें polity के total 18 questions were asked. So you can imagine कितना ज़्यादा weightage polity को है. नाइस सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी. सो 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. विल स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सी, यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड नाउ एलिमिनेशन मेथड इस पे काम नहीं करेगा. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, जब भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं तब एलिमिनेशन मेथड नहीं काम करता. हमें सीधा आंसर निकालना पड़ेगा. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. Okay, so cannot be denied. Let's first understand what is parole. जब कोई prisoner जेल में है और उसे एक सेंटेंस, वो जो भी उसे सेंटेंस मिली है वो उसे उस सेंटेंस की वजह से जेल में रह रहा हो, तो उसे पैरोल पे यानी एक छुट्टी मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरीली उसे छोड़ा जा सकता है बाहर. बट कब भेजा जाता है? जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो. फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली में यानी प्रिजनर की फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, या फिर उसकी फैमिली में किसी की शादी है ब्लड रिलेटिव्स की, तो फिर उसे पैरोल पे छोड़ दिया जा सकता है. बट इट इज़ नॉट अ राइट. ये हमने इसलिए दिया है, अथॉरिटीज़ ने इसलिए इसे इंक्लूड किया है बिकॉज वी फील दैट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस तरह की रिलीजेस होनी चाहिए. और ये एक तरह से रिफॉर्मेशन प्रोविजन है हमारे इस जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जो प्रिजनर आया उसे रिफॉर्म भी किया जाए, बाहर की सोसाइटी से भी वो कनेक्टेड रहे, अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहे. सो यस, बट इट इज़ नॉट अ राइट. यानी अथॉरिटीज को अगर लगे कि जो प्रिजनर है उसे अगर पैरोल पे छोड़ा तो सोसाइटी के लिए डेंजर है, या फिर ये किसी और की लाइफ के लिए डेंजर है, या फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो उस केस में उसको ये डिनाई किया जा सकता है. तो यहाँ जैसा स्टेटमेंट बता रहा है कि अगर सफिशिएंट केस हो तो उसे डिनाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा. कैन नॉट बी डिनाइड, ये गलत है. हाँ, पैरोल दिया जाता है, सफिशिएंट केस है तो पैरोल दिया जा सकता है. यहाँ अगर ये पार्ट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, बट ये स्टेटमेंट गलत है. लेट्स सी द सेकंड वन. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. सी, स्टेट एक्चुअली ये जो पैरोल या फिर हम कहें कि प्रिजन, पैरोल भी इसी का पार्ट है, प्रिजन.
सो प्रिजन रिलेटेड लॉज आर मेड बाय स्टेट। ये एक्चुअली एक स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो इस पे लॉ कौन बनाएगा? आपकी स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होते हैं रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आवर आंसर इज, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, 2 ओनली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी भी कह सकते हैं इसे, ट्रिकी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। नाउ सी, एट द नेशनल लेवल व्हिच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006? सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो द आंसर इज एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस पे कोई डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। ये जो एक्ट पास हुआ था ये इसलिए हुआ था सो दैट फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वो अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर, बहुत पुराने टाइम से एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर कुछ और वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या फिर आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है, इनके कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उनको ये प्रोटेक्शन देगा। ये लॉ इसलिए बनाया गया। और ये किसके अंडर में ये इंप्लीमेंट कौन करता है? नेशनल लेवल पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सी, अ लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द executive or administrative authority an unguided or uncontrolled discretionary power in the matter of application of a law violates which of the following articles of the Constitution of India? तो कह रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हम अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं, यानी ऐसा कोई पावर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और जिसको कोई गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस कब होगी? जब कोई लॉ होगा, उस पर रूल्स रेगुलेशन होगी। यानी कि उसके ऊपर कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलेगा। ही हैज, या जो भी अथॉरिटी है वो अपनी मनमर्जी से जैसा करना चाहे वैसा वो कर सकते हैं। ऐसा कोई पावर देते हैं, ऐसी कोई अथॉरिटी दे दें किसी को, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को एक्चुअली वायलेट करेगी, किसका उल्लंघन करेगी? लेट्स सी, देखिए ये दो मेथड, दो तरीके से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएं तो अगर उन्हें ये आर्टिकल्स पता है तो एलिमिनेट करके भी आंसर पे आप आ सकते हो, वरना सीधा सीधा आंसर भी आ सकता है। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द एलिमिनेशन मेथड। एक एक करके देखते हैं आर्टिकल्स हैं कौन से, किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, और वो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 20 राइट टू रिलीजन, उसका पार्ट है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड आर्टिकल 44 ये आपका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए अगर हम ये जानते हैं तो हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी रिलीजन्स के लिए एक ही लॉ होगा, ये तो किसी तरह से नहीं आ रहा है। एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का रोल या कुछ और। रिलीजन का भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। तो एक तो मेथड ये हो सकता है कि आप सीधे आंसर पे आ सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है कि हम अगर इसको देखें तो ये बात कर रहा है ऐसे पावर की जो कि अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड और डिस्क्रिशनरी पावर हो। तो देखिए आर्टिकल 14 जो है ये किसके अंडर आता है? रूल ऑफ लॉ, जो हमने अडॉप्ट किया है यूके से। यूके में प्रोफेसर डाइसी ने ये रूल ऑफ लॉ दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके 3 फीचर्स बताए थे। फर्स्ट, कि किसी के पास कोई भी प्रिविलेज या डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगा। दैट मीन सभी इक्वल होंगे, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। सेकेंड, जो जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाएगा, द जस्टिस विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय कॉमन कोर्ट्स, यानी सभी लोग, सभी पे एक कॉमन लॉ अप्लाई करेगा और वो लॉ अगर ब्रेक होता है तो उसके लिए कॉमन कोर्ट्स होंगे। कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं है कि भी इनके लिए अलग कोर्ट, इनके लिए अलग कोर्ट, सभी के लिए कॉमन कोर्ट होगा। एंड द थर्ड इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ
इंडिविजुअल्स राइट्स, ये थर्ड वाला पार्ट इंडिया पे अप्लाई नहीं करता, बिकॉज हमारे राइट्स, हमारे अधिकारों की वजह से हमारा संविधान नहीं बना है। एक्चुअली हमारा संविधान बना है और संविधान के थ्रू हमें अधिकार मिले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें राइट्स मिले हैं। तो ये थर्ड अप्लाई नहीं करता, बट ये दोनों अप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट वाला प्रोविजन जो है, जो आर्बिट्री पावर की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहे हैं, ये किसको एक्चुअली वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 14 को, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसपे लॉ अप्लाई नहीं करेगा। देयर विल बी रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स हर चीज में लॉ किसका चलेगा? रूल का चलेगा। आई मीन जो रूल होगा वो किसका चलेगा? लॉ का चलेगा। सो यहाँ पे एक्चुअली आर्टिकल 14 है जो वायलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया किसी अथॉरिटी को और वो अनगाइडेड है और अनकंट्रोल्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Now, federal का मतलब क्या होता है? Federal का मतलब होता है division of power, जहाँ पे power divided हो, central government, state government, और इस तरह से अगर power divided हो, उसे हम कहेंगे federal nature या federal character of the political system. तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा हमारे federal feature का पार्ट है। अगर लक्ष्मीकांत देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में एक अलग से चैप्टर है, फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर में आपके ये, आप अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। लेट्स सी द फर्स्ट वन, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या ये फेडरल फीचर है? यस, इट इज अ फेडरल फीचर, बट स्टिल हम थोड़े दूसरे भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले देख लिया करो, बिकॉज यूपीएससी आपसे करेक्ट नहीं, मोर करेक्ट आंसर चाहती है। कई बार आपको कंफ्यूजिंग दो ऑप्शन मिल सकते हैं, मे बी वन ऑप्शन इज इंफीरियर, द अदर इज सुपीरियर, तो हमें सुपीरियर ऑप्शन के साथ जाना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब यानी कि मतलब यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से आते हैं, यानी राजस्थान, एमपी, यूपी, यहाँ से जो मेंबर्स आते हैं वो जाके और मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के। तो क्या ये फेडरल फीचर है? नहीं है, फेडरल फीचर नहीं है, ये तो हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट है, बिकॉज हमारी पूरी कंट्री जो है डिवाइडेड है स्टेट्स में। ऑफकोर्स ये यहाँ से जाके जो पार्लियामेंट बनाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट से आएगा, तो ये तो नहीं होगा। देन यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। सो ये भी नहीं है फेडरल फीचर। रीजनल पार्टी से यूनियन कैबिनेट में आ सकते हैं, यानी यूनियन कैबिनेट के मेंबर बन सकते हैं, ये भी नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब ये भी किसी तरह से फेडरल फीचर नहीं बताता, बिकॉज ये तो नॉर्मली हमारा जुडिशरी का नेचर बता रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का नेचर बता रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कोर्ट्स उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। ये फेडरल फीचर नहीं है, सो विल गो विद द फर्स्ट ओनली, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये फेडरल फीचर क्यों है ये बता देता हूं मैं आपको, बिकॉज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम है जुडिशरी का, और उसका जो फेडरल कैरेक्टर है उसको जुडिशरी नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है दैट इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ फेडरल feature of the constitution. Now let's move on to the next question. Which of the following best defines the term state? Very good question, I must say. अगर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ टफ क्वेश्चन में आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, थोड़ा सा पॉलिटी से हट के पॉलिटिकल साइंस के या फिर बेसिक पॉलिटी के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये आंसर कर सकते हो, बिकॉज सी स्टेट, अगर स्टेट को डिफाइन किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को डिफाइन किया जाता है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि अगर ये 4 फीचर्स हैं, 4 चीजें हैं उसमें, तो उसे हम स्टेट कहेंगे किसी एरिया को। पहली चीज टेरिटोरी, पहली चीज है आपकी टेरिटरी, एक एरिया। दूसरी है पॉपुलेशन, एक टेरिटरी एक एरिया होना चाहिए, उस एरिया में रहने वाली एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोवर्निटी। इस गवर्नमेंट या इस टेरिटरी की सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। सोवरेनिटी यानी कि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इस
गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए, लोगों के पास ही होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये स्टेट है, पॉलिटिकल सेंस में स्टेट है। नाउ लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है स्टेट को। ये चारों चीजें हम ढूंढेंगे इनमें। लेट्स सी द फर्स्ट वन, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, यानी कि पॉपुलेशन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, दैट मीन्स एरिया आ गया हमारा, टेरिटरी आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि सोवरेनिटी भी आ गई हमारी, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। चारों चीजें आ गई है, यस चारों चीजें आ गई है। तो यस हम इसे मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए कि यस सारी चीजें आ गई। देन नेक्स्ट देखते हैं, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, पॉपुलेशन हो गई है, डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, देखिए पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी हो गई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हो गई, बट कहीं पे भी इन्होंने सोवरेनिटी की बात नहीं की है। So we'll discard that। A number of persons who have, number of person यानी population who have been living in a definite territory, territory भी हो गई, for a very long time with their own culture, tradition and government। Okay, government भी आ गई, तीनों आ गए, sovereignty फिर भी नहीं आया। So we'll discard this। A society permanently living, society permanently living, that means population आ गई, definite, in a definite with a central, definite यहाँ पे मेरे हिसाब से territory miss हो गया, ये territory है, that means area भी आ गया है, territory भी आ गई है, with a central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary। देखो यहाँ पे भी sovereignty नहीं आई है, sovereignty सिर्फ आपके फर्स्ट डेफिनेशन में दे रखी है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे। हम सबसे प्रोबेबल, सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन है उसके साथ जाएंगे। सो द आंसर इज ए। ओके, आई होप आप ये चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर नॉलेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी, नाउ किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन जुडिशरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखिए फर्स्ट, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India, called back by Chief Justice with prior permission of the President। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 128 states that any retired judge of a Supreme Court or High Court who is duly qualified to become a जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, उसे वापस बुलाया जा सकता है, यानी उसकी सर्विसेज ली जा सकती है टेम्पररी पीरियड के लिए। तो हमें लगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है काम का, तो उस केस में चीफ जस्टिस पहले किससे पूछेंगे, प्रेसिडेंट से पूछेंगे, और उस अथॉरिटी, यहाँ नहीं लिखा है बट उस जो जज जो रिटायर्ड है जिसको बुला रहे हैं उसकी भी परमिशन लेंगे। तो चीफ जस्टिस दोनों से कंसल्ट करेंगे, पहले प्रेसिडेंट से पूछेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे ओके डन, देन ही कैन आस्क दी कंसर्न रिटायर्ड जज कि सर आपको हम बुला रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे। इफ ही एग्रीज देन ही कैन अपॉइंट, नाउ चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट हिम एज अ जज, बट इनके पास सारे अलाउंसेस, सैलरी जो भी होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, इस बार प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा उनकी सैलरी, अलाउंसेस, सब कुछ। और पर उनके पास जो जुरिस्डिक्शन है, पावर है, वो पूरा का पूरा एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगा। जब तक वो काम करेंगे तब तक उसके पास सारी जुरिस्डिक्शन और पावर होगी। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट सी, a high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। See, Supreme Court as a court of record, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सब कुछ जो भी वहाँ पे जजमेंट्स ले रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट की भी रिकॉर्ड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट्स को चेंज कर सकता है वापस, ठीक है, इट्स ओन जजमेंट, ये देखिए इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, जो उन्होंने पहले दिया था उस जजमेंट को वापस रिव्यू कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। सो यस, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, and we have to find the correct answer। So the answer is both 1 and 2।
सो इसी के साथ आज का यहाँ सेशन हम एंड करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस ऑफ 2021 प्रीलिम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम हम 2021 प्रीलिम्स नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे एंड विल स्टार्ट विद द अदर मोर सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।